अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हमारा है एक्सरसाइज नंबर 4.3। उसका जो सेकंड हाफ था, हमने कल प्रीवियस लेक्चर में जो किया था, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस किए थे, 50% हमने कंप्लीट की थी एक्सरसाइज। आज हम इंशाल्लाह इसको 100% कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेके ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 8 तक जो है हमारे पेंडिंग थे क्वेश्चंस। तो 5, 6, 7, 8 को पेंडिंग करने का मकसद जस्ट इतना था कि क्वेश्चंस लेंथी थे और मैं चाह रहा था कि आप पे बर्डन ना हो, इसलिए मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करवा दिया था। फर्स्ट 4 में से मैंने एक क्वेश्चन करवाया था और आखिरी 4 में से भी मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 7 और 8 जो है ना, ये दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। पहले 6 तो ऑलमोस्ट सेम सेम ही थे बिल्कुल। तो 7, 8 में से मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। उसकी रीज़न है कि नीचे जो है ना 7 के डिनोमिनेटर में और 8 के डिनोमिनेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है x³ + 1। बच्चों x³ + 1 जो है ये फैक्टराइजेबल है, आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, इसके फैक्टर बना सकते हैं। तो जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो आपको जो मिलेगी एक्सप्रेशन मिलेगी, जो आपको चीज़ मिलेगी वो सामने लिखी हुई है भाई, उसने हिंट में भी दिया हुआ है। बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आएगा हिंट, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि ये x³ + 1 पे उसने क्या कर दिया, फार्मूला लगा दिया। a³, ये 1 का क्यूब होगा तो ये b³ बन जाएगा। तो a³ + b³ इक्वल टू होता है a + b इंटू a² - ab + b²। तो ये फार्मूला लगाने के बाद ये 2 फैक्टर बनेंगे किसके, x³ + 1 के। 7 में और 8 में बस एक चीज़ का फ़र्क है कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जबकि इनका नुमरेटर क्या है, चेंज। तो मैंने इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 सेलेक्ट कर लिया। वो थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन होगा, या उसमें ज़्यादा करने वाला काम है, समझने वाली चीज़ें हैं एज़ कम्पेयर टू 7। तो मैंने 8 क्वेश्चन सेलेक्ट किए यहाँ पे आपके लिए। 8 क्वेश्चन करते हैं हम। 8 क्वेश्चन का जो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे हिंट के अंदर। तो इसका हिंट जो है 7 का, वही हिंट आप 8 में भी यूज़ कर सकते हैं, बट बोर्ड में तो आपको हिंट नहीं दिया जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको कि ये x³ + 1 को फैक्टराइज करेंगे तो ये चीज़ बनेगी। अब आप देखें कि ये जो क्वेश्चन है, इसकी जो राइट साइड है, ये मतलब ये है तो ये सेम ही चीज़, हमने इसको देखना, अब इसको नहीं देखना क्योंकि इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया। अब इस चीज़ को आपने क्या काम करना है कि फर्दर फैक्टराइज करना है और पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी, सॉरी इसको फैक्टराइज नहीं करना, फैक्टराइज तो हो चुका है ये, इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है आपने, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने के लिए आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस जब लेट करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या क्या गिवन है। x+1 जो कि लीनियर फैक्टर है और नॉन रिपीटेड फैक्टर है, यानी कि टाइप नंबर 1 का फैक्टर है। x² - x+1 ये कौन सा फैक्टर है, ये है आपके पास इररिड्यूसिबल फैक्टर और नॉन रिपीटेड फैक्टर। इररिड्यूसिबल का मतलब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था कि जो फर्दर फैक्टराइज ना होता हो, जिसके मज़ीद फैक्टर ना बनते हो। तो x² - x+1 इसको हमने अगर फैक्टराइज करने की कोशिश की तो ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा, चाहे हम जौन सी मर्जी टेक्निक लगा लें, कॉमन ले लें या कोई फार्मूला लगाना चाहें या कोई और मिड टर्म ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। तो ये इररिड्यूसिबल नॉन रिपीटेड फैक्टर है, यानी कि ये टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन फैक्टर है ये वाला x² - x+1। और x+1 किस चीज़ का फैक्टर है, ये कौन सी टाइप का फैक्टर है, टाइप नंबर 1 लीनियर नॉन रिपीटेड वाला। मैं आपको हर लेक्चर में हर जो इसका एक्सरसाइज से उसके साथ एक्सप्लेन करता रहा हूँ कि लीनियर फैक्टर क्या होते हैं, लीनियर रिपीटेड क्या होते हैं, लीनियर नॉन रिपीटेड क्या होते हैं। कल मैंने इररिड्यूसिबल का भी एक्सप्लेन किया था, अभी भी मैंने कुछ गाइड कर दिया आपको। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि जो आपका पहला स्टेप होता है ना पार्शियल फ्रैक्शन लेट करने का, जो आप सपोज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस, वो अगर वो नहीं सही करेंगे ना आप, तो आपका सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लेट कीजिए, x² + 1 ओवर x+1 इंटू x² - x+1 इक्वल टू हो जाएगा, ये पहला टाइप 1 का है तो इसको जस्ट आप a के साथ सपोज करेंगे, a ओवर x+1 प्लस ये टाइप नंबर 3 का है, इररिड्यूसिबल है, तो इसके लिए क्या आप यूज़ करेंगे, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। अब इसको कौन सा अल्फ़ाबेट मिलने वाला है, b, तो आप लिखेंगे bx + c ओवर ये फैक्टर आ जाएगा, इसे नाम देंगे कोई नंबर 1 का। फर्दर प्रोसीजर होता है सारा किसके लिए, आपको अच्छे से पता है, ABC फाइंड करने के लिए।
क्वेश्चन आपका इस चीज़ का जो आंसर है वो इस फॉर्म में आएगा जो राइट साइड है। जस्ट यहाँ पे अननोन चीज़ क्या है, ए, बी और सी। मतलब अगला जितना भी वर्क होना है, जितना भी प्रोसीजर होना है यहाँ पे, वो जस्ट इसलिए होना है कि आपने ए बी सी निकालना है। ए बी सी निकलेगा, वो यहाँ पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके लिए आप क्या करते होते हैं कि लेफ़्ट साइड का जितना डिनोमिनेटर होगा, जितना लेफ़्ट साइड के नीचे ओवर में आ रहा है, आपने उसके साथ क्या कर देना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा किससे, x+1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x+1 से बोथ साइड। ठीक है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया x+1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x+1 के साथ दोनों तरफ। लेफ्ट साइड पे बच्चों जब इसे करेंगे तो ये पूरा फैक्टर इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा। ए वाला जो x+1 है वो इस x+1 से कैंसिल होके ए के साथ ये वाला फैक्टर रिमेनिंग बच जाएगा। bx प्लस सी के साथ क्या बचेगा, ये वाला पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो bx प्लस सी के साथ x+1 बच जाएगा। ठीक, और दूसरी बात कि ए बी सी निकालने के दो मेथड होते हैं, पिछले लेक्चर में बताया, उससे पिछले में भी बताया। कौन से दो मेथड होते हैं, एक होता है जीरो मेथड और एक होता है कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड। तो यहाँ पे दोनों मेथड लगेंगे। इस वाले पे जब आप x+1 की बात करेंगे तो आपको जीरो मेथड से आप एक वैल्यू निकाल सकेंगे, लेकिन जब इस फैक्टर की बात करेंगे तो इसे बाय जीरो मेथड सॉल्व नहीं किया जाता, इसे बाय क्या करते हैं आप, कंपेयरिंग कोफिशिएंट करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या काम करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो सिंप्लीफाई इक्वेशन मिलेगी वो ये मिलेगी आपको। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिएगा और इसमें x+1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे। पहला फैक्टर है आपके पास x+1 इक्वल टू 0 पुट कर दिया, उसमें से x की वैल्यू निकाली और उसे इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर दिया आपने, पुट। जी, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लगाते जाइए, -1 लगाते जाइए। ठीक है, यहाँ पे पहले से ब्रैकेट थी राउंड ब्रैकेट, तो हमने वैल्यू भी ब्रैकेट में लगानी होती, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लिया। यहाँ पे बच्चों से एक मिस्टेक होती है कि -1 का स्क्वायर वो -1 ले लेते हैं। बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, कैलकुलेटर लेते हैं, कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं -1 रेज टू पावर 2 और उसे जब इक्वल टू प्रेस करते हैं तो वहाँ पे आंसर -1 ही आएगा। उसकी रीज़न क्योंकि बच्चे -1 को ब्रैकेट में नहीं लिख रहे होते और उन्हें लगता है कि कैलकुलेटर ने अगर सॉल्व किया है -1 दिया है तो कैलकुलेटर पे तो सही आ रहा होगा, दैट मीन्स कि ये सही कर रहा है, जबकि वो गलत दे रहा होता है आंसर। आप लोग कैलकुलेटर पे लिख गलत रहे होते हैं, इस वजह से आपका आंसर क्या आ रहा होता है, -1। तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे बचेगा 2 सॉल्व करने के बाद। ये वाला सारा हिस्सा जो b से लेके यहाँ तक आ रहा है ये सारा 0 हो जाएगा। उसकी रीज़न क्योंकि -1 + 1 करेंगे तो 0 बन जाएगा, 0 इंटू दिस ये सारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, -1 का स्क्वायर 1, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये भी +1, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि a के साथ 3 आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे 2 बच जाएगा और ये सारा 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी हमें बच्चों, 2/3। a आपको मिल गया 2/3। अब आपने क्या काम करना है, इक्वेशन नंबर 2 पे कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड लगाना है, लेकिन उसको लगाने से पहले आपको इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, उसे अरेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू पावर्स। जो पावर्स होती हैं उनके हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होता है, उन्हें अरेंज, मतलब पहले x² वाले नंबर, फिर x वाले, फिर कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 2 हम अरेंज करने लगे हैं। पहले हम क्या करेंगे कि जो a है वो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, a सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ax² - ax + a। इसी तरह ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये बन जाएगा bx² + bx, bx दोनों से होगा, फिर c भी दोनों से होगा, तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। अब x² वाली टर्म्स में से आपने x² कॉमन कर लेना है, तो दो x² वाली टर्म्स है, एक a और एक +b, तो a + b बच जाएगा। x वाली टर्म्स जो है उनमें से x कॉमन कर लेना आपने। x वाली 3 टर्म्स हैं, -a + b + c, तो -a + b + c लिख देंगे। और कांस्टेंट टर्म्स कौन सी हैं, a है और c है, वो अलग से लिख लीजिएगा। और इसके बाद क्या वर्डिंग लिखते हैं आप एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x² x एंड कांस्टेंट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x² x एंड कांस्टेंट्स ऑन बोथ साइड्स। कंपेयरिंग करने के बाद, कंपेयरिंग मैंने आपको बता दी थी, a + b = 1, ये कैसे आया,
बच्चों राइट साइड पे a प्लस बी जो है वो कोफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का, और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे जो 1 है यानी कि जो एक्स स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट आ रहा था वो कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। सो a प्लस बी इक्वल टू 1 लिख देना आपने। x का जो कोफिशिएंट है वो राइट साइड पे था -a प्लस बी प्लस सी, लेकिन लेफ्ट साइड पे x नहीं आ रहा था, दैट मीन्स कि उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। दैट विल बी इक्वेशन नंबर 4। कांस्टेंट था हमारा a प्लस सी राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे क्या था, 1। बच्चों आपने पिछले जो स्लाइड पे या पिछले जो पेज पे आपने वैल्यू निकाली है वो कौन सी निकाली थी, a की। आप इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 में अगर देखें तो आपके पास अल्फ़ाबेट्स जो आ रहे हैं वो ABC आ रहे हैं, मतलब ये इक्वेशंस आपको ABC फाइंड आउट करने में हेल्प कर सकती हैं। मसलन आपको B चाहिए तो आप इक्वेशन नंबर 3 में B को फाइंड करने के लिए A की जगह A की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि A है तो आप पुट करेंगे तो B मिल जाएगा आपको। इसी तरह आप 4 की बजाय 5 की बात कर लें, 4 थोड़ी लेंथी हो जाएगी, ज़्यादा उसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, तो आप 5 की बात कर लें। 5 में अगर आप A की जगह A पुट करेंगे, A की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको C मिल जाएगा। तो आपने क्या काम करना है कि पहले A की वैल्यू 3 में पुट करनी है, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आपको B मिल जाएगा। जहाँ पे A है 2/3 लिखे हैं प्लस B वैसे आ जाएगा इक्वल टू 1। B के साथ 2/3 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। और बच्चों इसे माइनस करना कैसे है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1/3। मैंने एलसीएम का प्रोसीजर नहीं किया, अब आप बड़े हो गए 10th क्लास में, तो एलसीएम वगैरह लेना तो आपको आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट अब आपने क्या काम करना है कि A की वैल्यू को 5 में भी पुट करना है, यही काम दोबारा रिपीट करेंगे और 5 में पुट करेंगे। जी बच्चों, पुट A इक्वल टू 2/3 इंटू इक्वेशन नंबर 5, 2/3 प्लस C आएगा, इस दफ़ा इक्वल टू 1 आ रहा है, और इसी तरह C इक्वल टू 2/3 जो प्लस है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। और बच्चों माइनस करने के बाद वही चीज़ है कि C का आंसर कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 1/3 आ जाएगा। A B C आपके पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, तो आपने इन तीनों वैल्यूज को पुट कर देना है कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है बच्चों, किस इक्वेशन में पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड ये है, और राइट साइड में जहाँ पे A आ रहा था A की वैल्यू लगा दे, जहाँ पे B आ रहा है B की लगा दे, जहाँ पे C आ रहा है C की लगा दे, और बाकी एज इट इज लिख दें। बच्चों फर्दर सिंप्लीफाई करने से पहले जो इसका फाइनल आंसर लिखना है आपने कैसे लिखना है, x² + 1। ये जो नीचे आपने लिखा हुआ ना, ये आपने खुद से सिंप्लीफाई किया था, आपने इसे आंसर लिखते हुए नहीं लिखना, आपने अपना असल क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, असल में क्या था, यहाँ पे x³ + 1 था, ये उसके फैक्टर हैं, हम इसको फैक्टर नहीं लिखेंगे, बेसिकली जो हमारे पास मौजूद था हम वही लिखेंगे, x³ + 1। ठीक है, 2/3 इसका जो 3 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये x + 1 के साथ आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है नीचे आके। इसी तरह ये जो ओवर है ये बेसिकली क्या है, x/3, और ये क्या है 1/3। इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं क्या बन जाएगा, x/3 और ये 1/3। इन दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद आपके पास बचेगा x + 1/3। क्या बनेगा, x + 1/3। तो ओवर वाला 3 जो होगा वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x + 1 ऊपर ही रह जाएगा। तो फाइनल आंसर ये बनेगा आपका x² + 1 ओवर x³ + 1। ये आपका क्वेश्चन 2/3। ये 3 कहाँ से आया, ऊपर वाला 3 डिवाइड हो रहा था, नीचे आके मल्टीप्लाई कर दिया। और ये 3 कहाँ से आया और ये x + 1 कहाँ से आया, आपने ऊपर एलसीएम लिया होगा, एलसीएम का आंसर आया होगा x + 1/3, और जो ओवर 3 होगा वो नीचे आ गया, और यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.3 कंप्लीट होगी। अगली जो एक्सरसाइज है वो है हमारी 4.4 एक्सरसाइज। अगले लेक्चर में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो 4.4 ही होगा, और हम इंशाल्लाह उससे कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।